ऑलराइट, सो लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था आपके साथ मनी क्या होता है, उसका ओरिजिन, फीचर्स ऑफ मनी एंड हमने करा था बार्टर सिस्टम, उसकी लिमिटेशंस यानी ड्रॉबैक्स, और एक टॉपिक और किया था दैट इज फंक्शंस ऑफ मनी, जिसमें प्राइमरी सेकेंडरी एंड कंटीजेंट फंक्शन पढ़ा था हमने। और मैंने आपको बताया था यहाँ पे 3 फंक्शंस होते हैं, लेकिन कल की क्लास में हमने सिर्फ 2 ही फंक्शन करे थे, मतलब लास्ट क्लास में, दैट वाज प्राइमरी एंड सेकेंडरी। मैं दोबारा से रिमाइंड करा देता हूँ। प्राइमरी फंक्शंस हमारे वो फंक्शंस हैं कौन से, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वर्ड्स, एंड सेकेंड इज लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। और फिर आता है हमारा सेकेंडरी और सेकेंडरी फंक्शन, उसमें आता है आपका मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट। अब आते हैं कंटीजेंट फंक्शन। कंटीजेंट फंक्शन हमारे 5 है, ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। सबसे पहला कहता है मेजरमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। इसमें क्या कहता है, इसमें कहता है कि हम कैसे मेजर करेंगे नेशनल इनकम को और उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यू नो, आपने चैप्टर पढ़ा होगा ऑलरेडी, आई थिंक सो, स्कूल में पढ़ा होगा नेशनल इनकम का। आपको पता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमारे 4 होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। लैंड को मिलता है रेंट, लेबर को मिलते हैं वेजेस, और फिर आया आपका लैंड, लेबर, कैपिटल, कैपिटल पे मिलता है इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है, प्रॉफिट। तो इस वे में हम क्या करते हैं, नेशनल इनकम को मेजर करते हैं। आई नो बहुत सारे मेथड्स हैं नेशनल इनकम के मेजर करने के, लेकिन सिंपल सी बात यहाँ पे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात हो रही है कि हम फैक्टर इनकम को कैसे निकालते हैं, उसकी मेजरमेंट की बात हो रही है, ठीक है। तो ऐसे ही नेशनल इनकम भी हम मेजर करेंगे। नेशनल इनकम कैसे मेजर होती है, जब हम सारे लोगों की इनकम को ऐड कर देते हैं, राइट। फिर आता है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन टू कंज्यूमर। कहता है कि मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए कंज्यूमर को। आपने 11th क्लास में माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा था कि यहाँ पर कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ा था, आपने कंज्यूमर एनालिसिस पढ़ा था, राइट। थर्ड चैप्टर यूटिलिटी एनालिसिस वाला कंज्यूमर का, ठीक है। तो उसमें आपने ये पढ़ा था कि कंज्यूमर क्या चाहता है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन चाहता है, और प्रोड्यूसर क्या चाहता है, मैक्सिमम प्रॉफिट चाहता है। तो वही चीज यहाँ पे बात हो रही है, कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कैसे मिलेगा, जब उसकी मार्जिनल यूटिलिटी सेटिस्फाई या पूरी होएगी, जो कि हेल्प करेगी टू इक्वेट प्राइस ऑफ ईच कमोडिटी। ये तो हमें ऑलरेडी पता ही है कि एमयू क्या करता है, एडिशनल यूनिट बताता है, एडिशनल सेटिस्फेक्शन बताता है फ्रॉम अचीविंग न्यू न्यू कमोडिटी। मतलब न्यू कमोडिटी को जब हम गेन कर लेते हैं या फिर कंज्यूम करते हैं, तो उससे कितनी हमें एडिशनल सेटिस्फेक्शन मिलती है, उससे को वो बताता है, ठीक है। उसके बाद आता है मैक्सिमम प्रॉफिट टू प्रोड्यूसर। अब मैक्सिमम प्रॉफिट टू प्रोड्यूसर हम कैसे निकाल सकते हैं, बाय यूजिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के, मतलब एडिशनल प्रोडक्शन जो होगा उससे कितना प्रॉफिट, कितनी इनकम जनरेट हो रही है प्रोड्यूसर को, जिससे उसका प्रॉफिट हो रहा है। फिर आया बेसिस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। बेसिस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन में क्या कहते हैं, वैसे तो हम क्रेडिट क्रिएशन की प्रोसेस को स्टडी करेंगे बैंकिंग वाले चैप्टर में, बट वो कहता है कि कैसे हम क्रेडिट को क्रिएट कर सकते हैं, तो उसके बारे में ये बताता है। लास्ट पॉइंट आता है लिक्विडिटी ऑफ कैपिटल। लिक्विडिटी ऑफ कैपिटल में कहता है कि हमारी जो प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल है वो इंक्रीज होगी। कैसे इंक्रीज होगी, क्योंकि इंक्रीज क्यों होगी, पहली बात ये आती है प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल इंक्रीज क्यों होगी, क्योंकि जो मनी है वो मोस्ट लिक्विड टाइप है किसका, कैपिटल का। मोस्ट लिक्विड टाइप ऑफ कैपिटल का मतलब क्या है यहाँ पर, कि हम उसको कहीं पे भी यूज कर सकते हैं इजिली, कहीं से भी हम ट्रांसफर इजिली ट्रांसफरेबल कर सकते हैं फ्रॉम लेस प्रोडक्टिव यूज टू मोर प्रोडक्टिव यूज। तो ये फंक्शन ऑफ मनी क्लियर हो गए, पेपर में आएगा तो एक्सप्लेन कर दोगे। सर एक बार दोबारा बता दो थोड़ा, एक दो नहीं है समझ मेरे को। कौन सा नहीं आया समझ। सर एक तो ये मैक्सिमम प्रॉफिट टू प्रोड्यूसर और मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन नहीं, फर्स्ट और थर्ड नहीं आया समझ। फर्स्ट और थर्ड, ओके। मेजरमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। मेजरमेंट हम कैसे करते हैं नेशनल इनकम की, तीन मेथड्स आते हैं, इनकम मेथड, वैल्यू एडेड मेथड, और आपका एक थर्ड और आता है एक्सपेंडिचर मेथड, राइट। तो तीन मेथड से हम मेजर करते हैं। सबसे पहली बात, नेशनल इनकम को हम मेजर कैसे कर सकते हैं, जब हम सम अप कर देते हैं सभी लोगों की इनकम को। अभी हम स्टडी करेंगे फर्दर, लेकिन जस्ट आपको एक ब्रीफ बता रहा हूँ, इसमें इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कंटीजेंट में। और अगर आएगा तो सिंपल से आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि हम इसमें मेजर करते हैं नेशनल इनकम को थ्रू फैक्टर प्रोडक्शन, और फिर हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं उसको, ठीक है। ये था फर्स्ट में। थर्ड में मैक्सिमम प्रॉफिट टू प्रोड्यूसर, कि अब जब मैंने बताया कंज्यूमर जैसे सेटिस्फेक्शन चाहता है, वैसे ही प्रोड्यूसर क्या चाहता है, मैक्सिमम प्रॉफिट चाहता है। अब यहाँ पे भी एक चीज और बताता हूँ तुम्हें, आई डोंट थिंक आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा, मैं बताता हूँ। जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते थे, उसमें हम ये कहते थे इकोनॉमिक्स जो है वो साइंस है, विज्ञान है ह्यूमन के बिहेवियर का, जो कि
सामना करता था दो चीजों का, एक तो स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज का और दूसरा आपका प्रॉब्लम ऑफ चॉइस मेकिंग का। अब वो क्यों सामना करता था उन दोनों प्रॉब्लम्स का, ताकि उसकी 3 ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो सके। पहला तो यही कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले, दूसरा प्रॉफिट मिले प्रोड्यूसर को, और तीसरा सोसाइटी का वेलफेयर हो। तो वही चीज यहाँ पे कहता है कि प्रॉफिट मिलना चाहिए मैक्सिमम प्रोड्यूसर को। प्रोड्यूसर हमेशा अपना प्रॉफिट देखता है, उसको ये मतलब नहीं कि कंज्यूमर को मिल रहा है सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, उसको अपने प्रॉफिट से मतलब है। तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है? मार्जिनल का मतलब ही क्या होता है? एडिशनल। प्रोडक्टिविटी मतलब कि उसने जब प्रोडक्शन करी होगी और मैन्युफैक्चरिंग करी होगी प्रोडक्ट्स की, तो उससे उसको इनकम जनरेट हुई होगी। अब जब इनकम जनरेट हुई है तो उसकी कुछ ना कुछ कॉस्ट लगी होगी, और कॉस्ट को निकाल के जो अमाउंट बचेगा वो क्या होगा? प्रॉफिट होएगा। तो वही तो वो चाहता था। अब समझ में आ गया? मैक्सिमम प्रॉफिट टू प्रोड्यूसर। यस सर, आ गया। और फर्स्ट पॉइंट? यस सर, आ गया। ठीक है। उसके बाद आती है फॉर्म्स ऑफ मनी। फॉर्म्स ऑफ मनी हमारे पास 4 तरह की है: फिएट मनी, फिडुशियरी मनी, फुल बॉडीड मनी और क्रेडिट मनी। फिएट मनी वो होती है जो इशू की जाती है ऑर्डर या अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट से। कौन इशू करता है फिएट मनी? ऑर्डर और अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट के थ्रू ही इशू की जाती है। और लोग जो पीपल है वो लीगली बाउंड होते हैं इसको एक्सेप्ट करने के लिए, मतलब उनको इसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। अगर एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो क्या करना पड़ेगा उनको? जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा। ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? पेपर करेंसी। इंडियन में इंडिया की बात करें तो रुपीज, यूएसए की बात करें तो डॉलर, और इंग्लैंड की बात करें तो पाउंड। ठीक है। और बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हो आप इसमें। सेकेंड आता है फिडुशियरी मनी। फिडुशियरी मनी कब होती है? ये एक्सेप्ट की जाती है एज अ ट्रस्ट बिटवीन पेयर एंड पे, एक्सेप्टेड एज अ मीडियम, बिकॉज यहाँ पे क्या है? ट्रस्ट है बिटवीन पेयर एंड पे। अब आपने अकाउंट्स पढ़ा है 11th में, आपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ा होगा, बल्कि 11th में पढ़ा, आप 12th में पढ़ रहे हो, आई डोंट रिमेम्बर। बट बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या होता था कि एक पर्सन क्या होता था? पे ड्रो और ड्रो ही होता था उसमें, राइट? तो एक पर्सन क्या करता था? बिल को एक्सेप्ट करता था, और एक पर्सन क्या करता था? उसको बिल को बना के देता था। तो वहां पे उन दोनों के बीच में क्या होता था? ट्रस्ट होता था। सेम वे यहाँ पे होता है, एक्सेप्टेड एज अ ट्रस्ट, एक्सेप्टेड एज मीडियम, बिकॉज यहाँ पे ट्रस्ट है पेयर और पे के बीच में। एग्जाम्पल चेक हो गया, बिल्स रिसीवेबल हो गया। अब मान लो कि मेरे को कहीं पे फीस देनी है, लाइक आप स्कूल में फीस देते हो, तो आप मान लो एनुअली फीस देना चाहते हो, तो आपने क्या करा भैया? आपके फादर ने कहा चेक निकाल के दे दिया। क्यों दिया? अब चेक निकाल के दे दिया, स्कूल वालों को फीस देनी थी, वो बैंक में जाएंगे, सबमिट कराएंगे, उनके पैसे जो पैसे हैं उनके अकाउंट में आ जाएंगे। अब वो चेक बाउंस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन चेक लिया क्यों आपकी फैमिली से उन्होंने, स्कूल वालों ने? ताकि, क्योंकि यहाँ पर ट्रस्ट था दोनों के बीच में। तो रजिस्ट्री मनी समझ आ गया? यस सर, आ गया। ओके। फिर आता है फुल बॉडीड मनी। फुल बॉडीड मनी का सिंपल मतलब है मनी इन टर्म्स ऑफ कॉइन्स। यहाँ पे कॉइन्स लिखा नहीं है, कॉइन्स आएगा। मनी इन टर्म्स ऑफ कॉइन्स, जहां पर मनी वैल्यू इज इक्वल टू कॉमोडिटी वैल्यू होती है। मनी वैल्यू इज इक्वल टू कॉमोडिटी वैल्यू का मतलब ये है कि गोल्ड कॉइन जो है वो किसकी इक्वल है? गोल्ड रिंग के। मतलब मैंने कहा आपके पास गोल्ड का कॉइन था, आप सुनार के पास गए, मतलब गोल्ड स्मिथ के पास गए। अब वहां से क्या हुआ? आपने उसको कहा भैया इसको पिघला और मेरे को एक अंगूठी बना के दे दे। तो जब आपने गोल्ड कॉइन को मेल्ट करवा के गोल्ड की रिंग बनवा लिया, तो यहाँ पे कोई भी लॉस नहीं होएगा। जितनी आपकी वैल्यू पहले थी उतनी ही वैल्यू उसकी बाद में भी रही है। अब आपने गोल्ड कॉइन की वैल्यू देखी, मान लो आपका गोल्ड कॉइन की वैल्यू कितनी थी? मान लो 1000 रुपीज थी, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, वैसे तो बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। लेकिन गोल्ड कॉइन की वैल्यू मान लो 1000 थी, जब आपने उसकी गोल्ड की रिंग बनवा ली तो रिंग की वैल्यू भी क्या रहेगी? 1000 ही रहेगी। तो मनी वैल्यू इज इक्वल टू कमोडिटी वैल्यू। ये होता है फुल बॉडी मनी। फिर आता है क्रेडिट मनी, जस्ट फुल बॉडी का अपोजिट, जहाँ पे मनी वैल्यू इज ग्रेटर देन कमोडिटी वैल्यू होती है। मतलब क्या है? पेपर करेंसी। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि आपके पास मान लो 200 रुपीज का नोट है, ठीक है। अब उसमें क्या होता है कि जो पेपर की वैल्यू है वो तो सिर्फ 50 पैसा भी नहीं होती है, राइट? क्योंकि एक सिंगल पेज की वैल्यू 50 पैसा है, तो वो छोटा सा पार्ट ऑफ पेज, स्मॉल पार्ट ऑफ पेज, उसकी तो वैल्यू और कम हो गई। लेकिन उसके ऊपर जो प्रिंट किया गया 200 रुपीज, तो उससे उस पेपर की वैल्यू क्या होगी? बढ़ गई। अब पेपर की वैल्यू वो पैसे नहीं रहे हैं, 1 रुपया या कुछ पैसे नहीं रहे हैं, वो कितने हो गए हैं? 200 रुपीज हो चुके हैं। तो दिस वॉज क्रेडिट मनी। यहां तक समझ आया? यस सर। ठीक है। एक पॉइंट और बताना चाहता हूँ बार्टर सिस्टम के में, कि यहाँ पर जब हमने कहा था C2C इकोनॉमी होती है, यानी कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी होती है,
तो उसमें हमने कहा था ये C2C इकोनॉमी कब एग्जिस्ट करती थी, ये इनिशियल फेज ऑफ सिविलाइजेशन में एग्जिस्ट करती थी। ये सिर्फ एक पॉइंट था जो रह गया था लास्ट क्लास में, जो मैंने आज कवर कर दिया है। ठीक है, अब आते हैं, अच्छा नेक्स्ट टॉपिक पे आने से सर एक पहले बार मैं तुम्हें सर एक बार बार्टर सिस्टम दोबारा बताना। पूरा ये जो है आप ऊपर पॉइंट है C2C इकोनॉमी वाला। ठीक है ठीक है। बार्टर सिस्टम में हमने क्या कहा था कि यहाँ पर एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पे गुड्स के बदले गुड्स लिए जाते हैं। तो हमने कहा ये C2C इकोनॉमी होती है, या यू कैन से C2C इकोनॉमी होती है, जहाँ पे C का मतलब होता है कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी। ठीक है, जहाँ पर एक गुड के बदले दूसरा गुड लिया जाता है। अब आप गुड्स तो अकाउंट्स में बोलते हो, लेकिन इकोनॉमिक्स में क्या बोलते हैं, कमोडिटी बोलते हैं। ठीक है, जैसे हम जब हम मार्जिनल यूटिलिटी करते थे, यूटिलिटी वाला चैप्टर कर रहे थे 11th में, तो हम उसमें कमोडिटी ए कमोडिटी बी लेते थे, राइट। तो उसी वे में यहाँ पे कहता है कि यहाँ पे कमोडिटी टू कमोडिटी होता है। फॉर एग्जांपल ये मार्कर है, ये डस्टर है, तो ये कमोडिटी ए है, ये कमोडिटी बी है। ठीक है, तो यहाँ पर कमोडिटी फॉर कमोडिटी क्या हो रही है, गुड्स एक्सचेंज हो रहे हैं। तो ये कब होता था, जब यहाँ पे सिविलाइजेशन नहीं हुई थी प्रॉपर, इनिशियल फेजेस में था। क्योंकि जब हमने उसका आपका ओरिजिन अपने इवोल्यूशन ऑफ मनी पढ़ा था, तो बार्टर सिस्टम सबसे पहले एग्जिस्ट करता था। उसके बाद गोल्ड के कॉइन आया, फिर एलॉय मेटल आया, फिर आपके पेपर करेंसी आया, और अब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर आया। अब समझ में आ गया? यस। ठीक है, तो अब इस पे जाने से पहले, अगले वाले टॉपिक पे जाने से पहले, मैं तुम्हें एक पीपीटी दिखा रहा हूँ। ठीक है, उस पीपीटी में यही वाला टॉपिक है, बट एक दो पॉइंट्स एक्स्ट्रा मेंशन है उसमें, तो वो मैं दिखा देता हूँ तुम्हें, और थोड़ा इजी भी रहेगा तुम्हें दोबारा से समझना ये वाला टॉपिक। जस्ट अ सेकंड। ओके, इज स्क्रीन विजिबल? यस सर यस। ओके, ओके, तो यहाँ पे वही बात कह रहे हैं, फॉर्म्स ऑफ मनी में कहता है सबसे पहले फिएट मनी आती है, फिर फिड्यूशियरी मनी आती है, फिर फुल बोर्डेड मनी आती है, और फिर दोबारा से क्रेडिट मनी आती है। मतलब एग्जांपल सेम है दोनों के। ठीक है, फिएट मनी में कहता है पहला पॉइंट, इट हैज नो इंट्रिंसिक वैल्यू, इसकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है। ये डिटरमाइन किया जाता है बाय द रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड इट्स सप्लाई एंड द स्टेबिलिटी ऑफ इशूइंग गवर्नमेंट। मतलब कितना गवर्नमेंट इशू कर सकती है, और कितनी इसकी डिमांड हो रही है, और कितनी उसकी सप्लाई करनी है। तो मतलब आपने जब डिमांड एंड सप्लाई पढ़ा था, आपको पता है कि अगर डिमांड कम होती है तो सप्लाई क्या होती है, ज्यादा या कम? आप बताओगे। जब यहाँ पे इकोनॉमी में डिमांड ज्यादा है तो सप्लाई क्या होती है, कम हो जाती है या बढ़ जाती है? सप्लाई बढ़ जाती है सर, डिमांड ज्यादा होगी तो। डिमांड ज्यादा होगी तो सप्लाई बढ़ेगी। डिमांड चलो इसको छोड़ो, ये बताओ डिमांड और प्राइस में क्या रिलेशन होता है? इनवर्स रिलेशन होता है। डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस क्या होगा, कम होएगा। अब जब प्राइस कम हो जाएगा तो सप्लाई बढ़ जाएगी। सप्लाई बढ़ जाएगी। ठीक है, और ऐसे ही फिर इसका अपोजिट, यहाँ पे डिमांड अगर कम हो जाएगी तो प्राइस बढ़ जाएगा और सप्लाई कम हो जाएगी। तो यहाँ पर उसी वे में होता है। अभी आप प्रॉपरली पढ़ोगे बैंकिंग वाले चैप्टर में। ठीक है, तो ये कह रहा है कि बेसिकली फिएट मनी जो है उसको कितना प्रोड्यूस करना है, कितना उसका प्रोडक्शन करना है। अब जैसे आपने देखा होगा सीरीज मनी हाइस्ट देखी है किसी ने, दोनों में से? मनी हाइस्ट नो किसी सर, ने? नहीं देखी नहीं देखी। उसमें मनी हाइस्ट में बेसिकली क्या होता है, वो ना डाका मारने जाते हैं। मतलब एक बैंक होता है यूएसए का, ठीक है, वहां पे वो चोरी करने जाते हैं। तो वहां पे वो बेसिकली करते क्या है, वो यूएस डॉलर की प्रोडक्शन करते हैं, और बहुत सारे प्रोडक्शन करते हैं। वहां पे जाके बैठ जाते हैं अंदर, और वो क्या करते हैं, वो उनका मतलब ये नहीं होता कि जितने पैसे ऑलरेडी गवर्नमेंट ने प्रोड्यूस करे उसको लेके आना। उनका मोटिव था कि वो और जितना प्रोडक्शन कर सकते थे ना, उतना प्रोडक्शन करना था उनको।
कि जितना प्रोड्यूस कर सकते हो उतना करो, वो बेसिक उनका मोटिव था। लेकिन वो क्या हुआ, वो सक्सीड तो हो गए उस चीज में, लेकिन गवर्नमेंट को समझ ही नहीं आया। ये तो मैं बस एक स्टोरी बता रहा हूँ क्या था, ठीक है। बट यहाँ पर जो भी डिटरमाइन होएगा वो गवर्नमेंट ही करेगी कि कितनी सप्लाई करनी है, कितनी डिमांड करनी है, और ये गवर्नमेंट कंट्रोल भी कर सकती है। अब आपने बैंकिंग में पढ़ा होगा स्कूल में, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव मेजर्स, राइट। तो उसके थ्रू जो है वो डिटरमाइन, उसको क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। अगर इन्फ्लेशन है तो क्या करना है, डिमांड कम करनी है, ज्यादा करनी है। डिफ्लेशन है तो डिमांड कम करनी है, ज्यादा करनी है। वो सब चीजें कौन देखता है, गवर्नमेंट देखता है। नेक्स्ट 2 पॉइंट वही है जो मैंने लिखे थे, इट इज इशूड बाय ऑर्डर ऑफ अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट, पीपल आर लीगली बाउंड टू एक्सेप्ट इट। फिर आता है फिड्यूशियरी मनी। अब लोगों के पास इसको एक्सेप्ट करने के लिए चॉइस भी है, मतलब चॉइस है कि इसको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था तुम्हें चेक्स का, बिल्स रिसीवेबल का। अब जरूरी थोड़ी है, मान लो मैं किसी स्कूल का प्रिंसिपल हूँ, ठीक है। अब मेरे को फीस चाहिए, बच्चों से आ रही है, मैंने वो पेरेंट्स बोलते हैं भैया सर आप चेक ले लो। तो मैंने कहा नहीं सर मैं चेक नहीं लूंगा, मेरे को कैश ही चाहिए। तो मेरी मर्जी होगी उसमें कि मेरे को एक्सेप्ट करना है या उसको रिजेक्ट करना है, ठीक है। देन फिर आता है इट इज नॉट अ लीगल टेंडर। ये क्या है, एक लीगल टेंडर नहीं है। मतलब जैसे हमने बताया, मैंने बताया आपको कि जो फिएट मनी है वो क्या है, लीगल टेंडर है। लीगल टेंडर का मतलब क्या होता है कि इसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, पीपल हैव टू एक्सेप्ट इट। अब वो अनलिमिटेड करे, लिमिटेड करे, लीगल टेंडर के बारे में आगे बताने वाला हूँ, टॉपिक आएगा वो, ठीक है। लिमिटेड और अनलिमिटेड दो तरह के होते हैं लीगल टेंडर मनी, ठीक है। उन दोनों के बारे में भी स्टडी करेंगे। फिर आती है बात, इट इज एक्सेप्टेड एज मिनिमम बिकॉज ट्रस्ट होता है पेयर और पे के बीच में, वही सेम पॉइंट आ गया दोबारा से, ठीक है। फुल पॉकेट मनी का एग्जांपल वही है, बस यहाँ पे थोड़ा सा आपको डायग्राम के और थोड़ा इमोजीज के अकॉर्डिंग समझाया गया कि एक बंदे के पास गोल्ड कॉइन थे, वो गोल्ड स्मिथ के पास गया, वहां से उसने क्या करा, उसको कन्वर्ट करा दिया गोल्ड रिंग के अंदर, और वो खुश दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि उसकी गोल्ड गोल्ड रिंग में कन्वर्ट होगी, और मनी वैल्यू भी उतनी रही और कमोडिटी वैल्यू भी उतनी ही रही। अब आते क्रेडिट मनी, जहाँ पे मनी वैल्यू इज ग्रेटर देन कमोडिटी वैल्यू। पैसे की वैल्यू 200 रुपए थी, लेकिन उस पेपर की वैल्यू 50 पैसा भी नहीं थी, सपोज करो। तो दिस इज द क्रेडिट मनी। अब कुछ पॉइंट्स आ रहे, बेसिक फैक्ट्स बता रहा हूँ मैं तुम्हें, ठीक है। दो ही फैक्ट्स हैं, दैट इज कि सबसे पहला मार्च 2023 के तक, मतलब बाय मार्च 2023 तक 32 लाख करोड़ यानी 32 ट्रिलियन करेंसी इंडिया के अंदर सर्कुलेशन में थी, मतलब इतनी उसकी प्रोडक्शन हुई थी, 32 लाख करोड़, ठीक है। 60% by 2022 UPI transactions accounted over 60% of digital transactions, which shows a shift from physical fiat to digital money. मतलब जब बाय 2022 तक क्या हुआ कि लोगों ने शिफ्ट करा फिजिकल पेमेंट की जगह, कैश की जगह डिजिटल मनी यानी यूपीआई ट्रांजैक्शंस करने का सोचा, और वो 60% से ज्यादा ही हुई है ओवरऑल, ठीक है, 100 में से। अब आता है टॉपिक आपका लीगल टेंडर का। लीगल टेंडर में कहता है इट इज इशूड बाय मॉनेटरी अथॉरिटी और गवर्नमेंट अंडर लॉ। मतलब क्या है कि जो लीगल टेंडर है वो इशू कौन कर रहा है, मॉनेटरी अथॉरिटी कर रही है या तो गवर्नमेंट कर रही है अंडर द लॉ, मतलब लॉ के खिलाफ कोई भी नहीं जा सकता इसको इशू करने के लिए। फिर कहता है नो वन कैन रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इट एज मींस ऑफ पेमेंट फॉर ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन के लिए इसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, इसको रिफ्यूज कोई भी नहीं कर सकता, मना कोई भी नहीं कर सकता है, ठीक है। फिर कहता है कि इट इज नो इट्स नॉन एक्सेप्टेंस इज एन ऑफेंस। मैंने कहा था ना फिएट मनी में कि पीपल आर लीगली बाउंड टू एक्सेप्ट इट, तो उसका मतलब यही था। और फिर मैंने बोला कि अगर कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा, है ना। तो अगर कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा तो आप उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने स्कूल में गए, आपने बोला, या आप शॉप पे गए, स्कूल छोड़ो, आप एक शॉप पे गए, आपने कपड़े खरीदे या कोई मान लो फोन खरीदा, आईफोन खरीद लिया, 1.5 लाख का फोन था, ठीक है। अब आपने कहा कि भैया ये लो आप कार्ड से पेमेंट ले लो। शॉपकीपर कहता नहीं भैया हमारे पास कार्ड पेमेंट अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, आप हमें कैश दे दो, ठीक है। तो अब जो बंदा है उसको कैश देना ही पड़ेगा। लेकिन अगर यूं होता इसका अपोजिट
कि आप गए शॉप पे फोन खरीदने, आपने कहा भैया ये लो कैश, और वो शॉपकीपर कहता है भैया मैं कैश नहीं लूंगा, मेरे को तो ऑनलाइन करो या कार्ड से करो पेमेंट, तो आप उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकते हो क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल है इसका, इंडियन रुपी जो है वो क्या है आपका, फिएट मनी और लीगल टेंडर दोनों है, मतलब इसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, और ये एग्जाम्पल है फिएट मनी का भी। ठीक है, इसके बाद आता है दो तरह के होते हैं, लिमिटेड लीगल टेंडर और अनलिमिटेड लीगल टेंडर। लिमिटेड लीगल टेंडर में क्या कहता है, लिमिटेड लीगल टेंडर में कहता है कि ये वो मनी है जो लोगों को फोर्स किया जाता है कि इसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा बियॉन्ड अ सर्टेन मैक्सिमम लिमिट। मतलब क्या है इसमें कि कोई भी पर्सन फोर्स नहीं किया जा सकता है कि एक सर्टेन लिमिट को, मतलब सर्टेन मैक्सिमम लिमिट, मतलब मान लो आपको 100 रुपए की पेमेंट करनी है, तो आप कितने 1 रुपए के 100 कॉइन थोड़ी दोगे, है ना, 100 का नोट दे सकते हो। तो मतलब इसमें लोगों को फोर्स नहीं कर सकते कि तुम भैया लो, ये लो, मेरे से कॉइन्स लो, आप उसकी जगह नोट्स भी दे सकते हो। ठीक है, अब मान लो आपको 10,000 की पेमेंट करना है, तो आप कितने कॉइन लेके जाओगे, एक लिमिटेड एक्सटेंट तक लेके जा सकते हो, ज्यादा उसको नहीं ले जा सकते, राइट। फिर आता है अनलिमिटेड लीगल टेंडर। अनलिमिटेड लीगल में क्या कह रहा है कि लोग जो है वो एक्सेप्ट कर सकते हैं अनलिमिटेड एक्सटेंट तक। अब भैया कैश है, कैश आप कितना भी दे सकते हो उनको, ठीक है, लेकिन वो मना नहीं करेंगे, राइट। तो इसका एग्जांपल क्या आ गया आपका, पेपर करेंसी आ गया। ठीक है, करेंसी नोट्स ऑफ ऑल डिनोमिनेशन, कितने कोई भी डिनोमिनेशन, मतलब कि आपका 10 रुपी है, 5 रुपी है, 20 रुपी है, 50 रुपी है, या कुछ भी है, उसको क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, वो एक्सेप्ट कर सकता है उसको। ठीक है, कितना भी चाहे वो उसको ले सकता है। इसके बाद आता है डिफरेंस बिटवीन टर्म डिपॉजिट एंड डिमांड डिपॉजिट। टर्म डिपॉजिट एंड डिमांड डिपॉजिट में कहता क्या है, कहता है कि ये क्या होता है, टर्म डिपॉजिट कहता है कि ये स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, और डिमांड डिपॉजिट जो होता है वो स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए नहीं होता है। अब स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, मतलब क्या है कि यहाँ पर आप इसमें विड्रॉ नहीं कर सकते जब आपको जरूरत पड़ती है, ठीक है, लेकिन डिमांड डिपॉजिट को आप जब भी चाहो विड्रॉ कर सकते हो। एग्जांपल से समझो, फिक्स डिपॉजिट, घर वाले क्या कराते हैं, एफडी करा देते हैं। एफडी क्यों कराते हैं, ताकि उसके ऊपर क्या मिल सके, हमें इंटरेस्ट मिल सके। अब जब इंटरेस्ट ही चाहिए तो आप उसको निकाल नहीं सकते हो, उसका एक टाइम पीरियड होता है, 5 ईयर 10 ईयर या ऐसे करके क्या होता है, टाइम पीरियड होता है, तो उसको हम इसलिए निकाल नहीं सकते जब हमें नीड होती है। ठीक है, नॉन चेकेबल डिपॉजिट होते हैं। अब यूं नहीं है कि मेरे को किसी को पेमेंट करनी है तो मैं उसमें से एक चेक निकाल के दे दूं एफडी में से और उसकी पेमेंट हो जाएगी, लेकिन डिमांड डिपॉजिट में ऐसा नहीं होता है, उसमें आप अपनी पेमेंट कर सकते हो, जब चाहो विड्रॉ कर सकते हो, जब चाहो चेक दे सकते हो। एग्जाम्पल है सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट का मतलब ये है कि आपके बैंक के अंदर क्या है, सेविंग अकाउंट है आपका, ठीक है, और वहां से आप कुछ भी कर सकते हो, चेक भी दे सकते हो और यूपीआई ट्रांसफर भी कर सकते हो और कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक कोई इशू है तो बता दो, कुछ रिपीट करना तो वो भी बता दो, मैं रिपीट कर दूंगा। कोई डाउट? सर एक बार वो बता दो, लीगल लीगल टेंडर, लिमिटेड लीगल टेंडर, बस टेंस। लिमिटेड ओ लीगल का मतलब ये है कि मान लो आपको मेरे को 10,000 देने हैं, तो आप मेरे को 10,000 के नोट्स दोगे वो बेटर रहेगा, 10,000 के कॉइन्स दोगे वो बेटर रहेगा? नोट्स 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 बेटर रहेंगे। क्यों रहेंगे, क्योंकि आप कितना इतना पेमेंट नहीं कर सकते कॉइन्स में, आपको भी वो इशू रहेगा काउंट करने का, मेरे को भी रहेगा, तो एक सर्टेन लिमिट तक दे सकते हो कि आपको मान लो 100 रुपए देने हैं, 200 रुपए देने हैं, 500 रुपए देने हैं, हद मार के, क्या आप 10 रुपए का कॉइन दे दोगे या 20 रुपए का कॉइन आता है वो दे दोगे? अब समझ में आ गया कि मैं एक सर्टेन लिमिट तक ही दे सकते हो, उससे ज्यादा नहीं दे सकते। ओके सर, ओके। दिव्या आपको समझ आ गया? बोल के बताना क्योंकि मैं चैट नहीं देख सकता अभी। यस सर। ओके, ये तो हो गया टॉपिक आपका। अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो फिर नो सर बोला था आपने या यस सर बोला था? सर यस बोला था। लिखा नो हुआ है ना?
अभी आप पूछ रहे थे डाउट है। अच्छा okay have to pin this ओके तो यहाँ पे मैंने लिख दिया सप्लाई ऑफ मनी के बारे में थोड़ा बहुत, सिर्फ इतना ही लिख पाया मैं साथ साथ जब आपको एक्सप्लेन कर रहा था। तो सप्लाई ऑफ मनी में कहता क्या है, सप्लाई ऑफ मनी में ये कहता है कि आपको, ये क्या है, सबसे पहली बात ये है स्टॉक कंसेप्ट। स्टॉक कंसेप्ट का मतलब क्या होता है, जो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया जाता है। यहाँ पे दो तरह के कंसेप्ट होते हैं। सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन नहीं दिख रही दिव्या, तुम्हें भी नहीं दिख रही? सर दिख रही है। मेरे को भी दिख रही है भाई, मैंने दो डिवाइस से ज्वाइन कर रखा है। सर मैं एक बार दोबारा ज्वाइन करता हूँ। ठीक है दोबारा करो। एक मिनट। सॉरी आदित्य, मैं देख नहीं रहा था, मैं इधर लिख रहा था। अब दिख रही है यस सर, अब आ गई। यस सर, आ गया। ठीक है। ओके तो मैं ये कह रहा था कि सप्लाई ऑफ मनी में क्या कहता है, यहाँ पे स्टॉक कंसेप्ट है। यहाँ पे दो तरह के कंसेप्ट होते हैं, स्टॉक कंसेप्ट और एक फ्लो कंसेप्ट। स्टॉक कंसेप्ट जो होता है वो आपका एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे देखा जाता है, जबकि फ्लो कंसेप्ट आपका एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे देखा जाता है। पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा मेरे अकाउंट में यहाँ पर 10,000 रुपए, ठीक है, 10,000 रुपीज थे, ठीक है, ये थे मेरे मान लो 31 मार्च को, ठीक है, 31 मार्च 2024, ठीक है। अब मैंने 1 अप्रैल को अपने बैंक में 20,000 डिपॉजिट कराए। तो अब जब जब ये डिपॉजिट हो रहे थे इसके अंदर, बैंक के अंदर, वो टाइम पीरियड मेरा क्या कहलाएगा, फ्लो कंसेप्ट, कि वो बढ़ गए हैं, ठीक है। लेकिन मैंने कहा मैंने अब 2 अप्रैल को देखा 2024, तो जब मैं 2 अप्रैल को देखूंगा तो ये क्या कहलाएगा, मेरा स्टॉक कंसेप्ट कहलाएगा, क्योंकि मैं एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे देख रहा हूँ उसे। जब वो डिपॉजिट हो रहे थे वो हमें दिखेगा नहीं कि वो डिपॉजिट हो रहे हैं या नहीं हो रहे, बट वो जब हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है, तो वो फ्लो कंसेप्ट कहलाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल और दे देता हूँ, यहाँ पे आपका मान लो एक वाटर टैंक है, ठीक है। अब यहाँ से इसमें पानी आ रहा था, यहाँ पे इसका टैप था, ठीक है। अब मैंने कहा यहाँ से मैंने टैप को जब ओपन किया तो ये यहाँ से फ्लो हो रहा है। जब यहाँ से फ्लो हो रहा था, गिर रहा था, पानी जा रहा था बकेट में, तो वो क्या कहलाएगा, मेरा फ्लो कंसेप्ट कहलाएगा। लेकिन मैंने कहा मैंने अब यहाँ पे टैप बंद कर दिया, ठीक है, मैंने टैप बंद कर दिया और मैंने यहाँ पे देखा पानी कितना है, मैंने कहा पानी का लेवल यहाँ तक था, तो ये क्या कहलाएगा, मेरा स्टॉक कंसेप्ट कहलाएगा। क्लियर हो गया स्टॉक और फ्लो कंसेप्ट क्या होता है? यस सर। ठीक है। फिर आता है इसकी डेफिनेशन, ये कहते हैं टोटल स्टॉक ऑफ मनी है। टोटल स्टॉक ऑफ मनी मतलब कि कितना मनी है किसके पास, पीपल ऑफ अ कंट्री के पास एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। मैंने कहा आज की डेट में लोगों के पास कितना पैसा है, वो सप्लाई ऑफ मनी कहलाए, टोटल स्टॉक। इट डज नॉट इंक्लूड मनी हेल्ड बाय द प्रोड्यूसर्स। 3 प्रोड्यूसर्स होते हैं, 3 सप्लायर्स कह दो, वो क्या है, गवर्नमेंट, कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक कौन है, आरबीआई,
जो उसको कंट्रोल करता है, कितनी प्रोडक्शन हो रही है कितनी नहीं हो रही है, गवर्नमेंट भी कंट्रोल करता है। लेकिन कमर्शियल बैंक क्या करते हैं, जैसे पीएनबी, एसबी, एचडीएफसी, ये उसको रेगुलेट करते हैं। ठीक है, मतलब कमर्शियल बैंक फॉलोज द रेगुलेशंस ऑफ सेंट्रल बैंक एंड सेंट्रल बैंक फॉलोज द रेगुलेशन ऑफ गवर्नमेंट, और यू कैन से वर्ल्ड बैंक जो बैंकों का भी बाप है। ठीक है, कहते हैं बाप का भी बाप, तो वैसे ही कहता है बैंकों का भी बाप कौन है, वर्ल्ड बैंक है। ठीक है, क्लियर हो गई ये 3 पॉइंट्स। ओके, अब आता है मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, व्हिच इज द लास्ट टॉपिक फॉर टुडेस क्लास। मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई 4 होते हैं, M1, M2, M3, M4। पेपर में आ जाए कुछ भी बोले मनी सप्लाई को, मेजर ऑफ मनी सप्लाई बताओ, सबसे पहले M1 बता के आना है। M2, M3, M4 पूछे ना मत बताना बेशक, लेकिन मनी सप्लाई मतलब बता देना, मार्क्स ना कटे उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बता दूं कि लिख देना M2, M3, M4 भी। लेकिन 2 मार्क्स में बोल रहे तो आपको सिर्फ M1 ही लिख के आना है। ठीक है, उसमें बता देना कि यहाँ पे M2, M3, M4 भी होते हैं, उसके फॉर्मूला बेशक मत लिखना, कोई इशू नहीं होगा। लेकिन कुछ भी पूछे मनी सप्लाई के रिगार्डिंग, सबसे पहले M1 बता देना। M1 को भी कैसे याद करना है, C प्लस DD प्लस OD। क्या बोला मैंने, दोबारा बोलो। M1 इज इक्वल टू C प्लस DD प्लस OD। ठीक है, C का मतलब क्या है, C का मतलब ये करेंसी विद द पब्लिक, कि कितनी करेंसी लोगों के पास है। DD का मतलब है डिमांड डिपॉजिट ऑफ पीपल विद कमर्शियल बैंक, कि कितने डिमांड डिपॉजिट। अभी हमने डिमांड डिपॉजिट पढ़ा, डिमांड डिपॉजिट क्या था, जो कि सेविंग अकाउंट में पैसे हैं उनके पास, जो स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए नहीं होते हैं, वो कमर्शियल बैंक के पास होगा, ऑब्वियसली सेविंग अकाउंट यहीं पे होता है। ठीक है, फिर आया ओडी। ओडी का मतलब होता है अदर डिपॉजिट, और ये अदर डिपॉजिट किसके पास होते हैं, विद आरबीआई। लोगों के ही होते हैं लेकिन आरबीआई के पास होते हैं। अब इसमें भी 3 चीजें आती हैं अदर डिपॉजिट में। ठीक है, वो मैं आपको दूसरी साइड बता देता हूँ। वैसे स्क्रीनशॉट लेना है इसका, ले लो, क्योंकि मेरे को ये वाली साइड इरेज करनी है। ले लिया? यस सर। ओके, तो अदर डिपॉजिट विद आरबीआई में कहता है यहाँ पे 3 चीजें आती हैं। पहला आता है आपका यहाँ पे पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, PFI। एग्जाम्पल है नबार्ड। नबार्ड की फुल फॉर्म पता है? नबार्ड की फुल फॉर्म पता है, बताऊं? बता ही देता हूँ। नो सर। नेशनल है, नहीं पता, नहीं पता। नहीं पता। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। दोबारा बोल देता हूँ, लिखना है लिख लो, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो सबसे पहला क्या पॉइंट आ गया यहाँ पे, अदर डिपॉजिट विद आरबीआई में पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फॉर एग्जांपल नबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, सेकंड पॉइंट आता है इसमें फॉरेन सेंट्रल बैंक्स, फॉरेन सेंट्रल बैंक्स एंड गवर्नमेंट। फॉरेन की ही सेंट्रल बैंक्स और फॉरेन की ही गवर्नमेंट। लास्ट पॉइंट आता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। यहाँ पे क्या था, पब्लिक था, यहाँ क्या आ गया, इंटरनेशनल आ गया। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था वो, यहाँ पे इंस्टीट्यूट आ गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। लाइक एग्जांपल में आप लिख सकते हो इसमें IMF और वर्ल्ड बैंक। चलो तुम्हें एक चीज और बताता हूँ, मैंने अभी यहाँ पे नबार्ड बताया ना तुम्हें, जब आपका फाइनल वाइवा होएगा ना, जो बोर्ड का वाइवा होता है, उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है नबार्ड की फुल फॉर्म बता दो। तो ये पढ़ के जाना, ये आपका इंडियन इकोनॉमी में भी है, बट फिर भी मैं बता रहा हूँ नबार्ड की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। क्योंकि जब मेरे को अभी तक याद है, क्योंकि जब मैं 12th में था तुम्हारे टाइम पे, तो मेरे से भी यही वाला क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल आ गया IMF और वर्ल्ड बैंक। IMF की फुल फॉर्म पता है या वो भी बताऊं? इंटरनेशनल मॉनेटरी। यस, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, तो M1 क्लियर हो गया आपको? यस सर।
आदित्य? यस। ठीक है, अब आते हैं अदर मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई जो कि M2, M3 और M4 है। मेरे को ये बताओ जो पेस है मेरी वो सही चल रही है या मैं कुछ जल्दी ही करा रहा हूँ? क्योंकि मेरे को लगा फर्स्ट डे भी मैंने कुछ ज्यादा ही करा दिया था। नहीं सर, सही सही हो रहा है। M2, M3, M4। M2 में आपका आता है M1 प्लस, यहाँ पे मैं टिक से ही करा रहा हूँ तुम्हें, ठीक है? M1, फिर दोबारा लिखो M1, फिर लिखो M3, ठीक है? M2 कहीं पे नहीं आएगा, M2 कहीं पे भी नहीं आएगा, ठीक है? सिर्फ आएगा M1, M1 और M3, ठीक है? M2 में क्या कहता है? M1 के साथ, मतलब M1 का मतलब यहाँ पे क्या है? C प्लस DD प्लस OD, और OD के अंदर भी ये तीनों चीजें आएंगी, ठीक है? ये सब मिला के प्लस में आपका क्या आएगा यहाँ पर? डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस, डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट, या सेविंग बैंक भी बोल सकते हो, ठीक है? M2 क्या हो गया? M1 प्लस डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक या बैंक सेविंग अकाउंट। M3 में कहता है M1 प्लस में टाइम डिपॉजिट विद बैंक, और वो पर्टिकुलरली बैंक भी कौन से? कमर्शियल बैंक, ठीक है? फिर आया M4, M4 में आता है M3 प्लस टोटल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट, वही सेम ऊपर वाला, विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, POS भी लिख दिया मैंने, फुल फॉर्म ये गया पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। और इसमें आपको एक्सक्लूड करना है, और यू कैन से अदर देन, एक्सक्लूड क्या करना है आपको? एक्सक्लूड करना है MSC, और यू कैन से अदर देन इन फॉर्म ऑफ नेशनल इनकम। NY इज स्टैंडिंग फॉर नेशनल इनकम, ठीक है? सर एक बार M4 दोबारा बताना। एक मिनट, M4 है M3 मतलब कि M1 प्लस टाइम डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक प्लस टोटल डिपॉजिट विद POSB मतलब पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अदर देन इन फॉर्म ऑफ नेशनल इनकम, और यू कैन से इसमें हम एक्सक्लूड करते हैं NSC होता है आपका नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ठीक है? क्लियर हो गया? यस। दिस इज फॉर टुडे। कोई डाउट है अब तक की कोई भी टॉपिक में? नो सर। ठीक है, तो कल हम इस चैप्टर को एंड कर देंगे वैसे तो, ठीक है? एक मिनट रुकना।